देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स। एक्स वाई जेड आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1. On 31st March 2026, they decided to dissolve their firm. On that date, their balance sheet was as under. ये balance sheet दे रखी है. X took over the furniture at rupees 8,000, debtor of rupees 2 lakh at 1,82,000, and the creditor of 60,000 to be paid by him at this figure. Wise took over all the stock in trade at 70,000 and some of the sundry asset at 72,000, being 10% less than the book value. Z is took over the remaining sundry asset at 90% of the book value, less 10,000 as discount, assuming that the responsibility for discharge of the loan together with accrued interest of 300 has been recorded in the books. The expenses on dissolution were 2,700. The remaining debtor was sold to a debt collection agency for 50% of the book value. 40,000 to be paid for workman compensation. हम इसकी एंट्री पास करनी है. बनाओ. सबसे पहले फुल पेज का बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट. फिर नेक्स्ट पेज पे बनाओ हाफ पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हाफ पेज का बैंक अकाउंट. बन गया फॉर्मेट. असेट साइड से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखो बैंक और कैश दोनों दे रखे हैं. तो अपन यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया है? बैंक अकाउंट बनाया है. तो बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 52,000. तो यहाँ लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000. और ये जो 10,000 का कैश वन मानते हैं अपन ने बैंक में डिपॉजिट करा दिया. तो देखो टू कैश अकाउंट 10,000. टू कैश अकाउंट 10,000. बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो टू कैश अकाउंट 10,000 लिख दिया. अब आपका डेटर है 2,42,000 के. उसके नीचे प्रोविजन है 12,000 का. स्टॉक है फर्नीचर सन्ड्री एसेट है. तो डेटर्स 2,42,000 पे कार्ड ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन में. और जो प्रोविजन है उसको लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे. स्टॉक है ये रियलाइजेशन में जाएगा. फर्नीचर है ये रियलाइजेशन में जाएगा. और जो सन्ड्री एसेट्स हैं ये भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. तो ये सब आपके एसेट्स हैं. तो इन सबको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू कार्ड ट्रांसफर कर देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ये सब आपके एसेट है. इन सबके डेबिट बैलेंस है. तो इनको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट. और डेबिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को. लिखो एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू debtor account 2,42,000. To debtors account 2,42,000. To stock in trade 78,000. To stock in trade 78,000. To furniture account 10,000. To furniture account 10,000. To sundry assets 1,70,000. To sundry assets 1,70,000. क्लियर. उसके बाद लाइबिलिटी साइड में अब आपको अच्छा यहाँ पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है. तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू डेटर्स अकाउंट 2,42,000. टू डेटर्स अकाउंट 2,42,000. टू स्टॉक इन ट्रेड 78,000. टू स्टॉक इन ट्रेड 78,000.
टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 1,70,000, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 1,70,000. नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे आपसे? अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स दे रखे, लोन दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का? 30,000 का. नीचे पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 5 पढ़ो. कह रहा है 40,000 का कंपनसेशन पे करना है. तो क्या समझाया था कि जितना कंपनसेशन पे करना है उसके बराबर का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से जितना कंपनसेशन पे करना होता है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है. तो आपके पास यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 30. और कंपनसेशन पे कितना करना है? 40. तो पूरा का पूरा ये 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में. कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में. समझ में आगे के बाद? तो क्रेडिटर, लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ये जो प्रोविजन है ये सब बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में. ये सब आपकी लाइबिलिटीज हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस हैं. खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट. और क्रेडिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन को. लिखो एंट्री. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60,000, लोन अकाउंट डेबिट 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, प्रोविजन अकाउंट डेबिट 12,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,17,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है. इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्रेडिटर अकाउंट 60,000, बाय लोन अकाउंट 15,000, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000 और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 12,000. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 12,000. हो गया. अब आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं. तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000, 1 लाख और 70,000, 2,75,000, 1 लाख और 70,000. अब क्या लिखा है? इट इज एग्रीड डेट एक्स टुक ओवर द. यहाँ तक का हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक का सब पूरा? पढ़ो पॉइंट नंबर 1. कह रहा है एक्स टुक ओवर द फर्नीचर एट ₹8,000. कह रहा है एक्स जो है फर्नीचर ले गया कितने का? ₹8,000 का. 2 लाख के डेटर्स हैं वो कितने में लेके जा रहा है? 1,82,000 में. और साथ में क्रेडिटर भी पे करेगा 60,000 के. तो एक्स एक्स जो हमारा पार्टनर है वो कितने रुपए के असेट टेक ओवर कर रहा है? फर्नीचर लेके जा रहा है 8,000 में. और जो हमारे डेटर है उनमें से 2 लाख के डेटर वो लेके जा रहा है 1,82 में. यानी टोटल कितने एक्स ने टोटल कितने असेट टेक ओवर कर लिए? 1,90,000 के. एक्स ने टोटल कितने असेट टेक ओवर कर लिए? 1,90,000 के. तो पार्टनर असेट टेक ओवर कर रहा है, क्या एंट्री पास होगी? पार्टनरशिप फर्म को एक्स से ये 1,90,000 लेने. कैसे लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे. इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी. कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000. लिखो ये पूरा.
तो यहाँ पे आपने एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, रियलाइजेशन से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्स के कॉलम में 1,90,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट और एक्स के कॉलम में 1,90,000। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, एक्स से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर प्लस डेटर्स, ब्रैकेट में लिखना फर्नीचर प्लस डेटर्स, कितना, 1,90,000। अब ये जो एक्स है, ये अपने क्रेडिटर्स भी लेके जा रहा है 60,000 रुपीज में, क्रेडिटर्स भी टेक ओवर कर रहा है कितने में, 60,000 रुपीज में। तो पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, मतलब ये लाइबिलिटी अभी पार्टनर पे कर रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म को ये पैसा अपने पार्टनर को देना है। कैसे देंगे, जो भी ये 60,000 है पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट। लिखो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कराए किससे, एक्स से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर 60,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर 60,000। और एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, रियलाइजेशन से। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर 60,000 इन एक्स कॉलम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर एक्स के कॉलम में 60,000। समझ में आया, आगे बढ़ो। वाई टुक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000, कह रहा है वाई जो एक तो वो स्टॉक लेके जा रहा है 70,000 का, और सन्ड्री असेट्स लेके जा रहा है 72,000 के, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। समझ में आ गई, यानी वाई ने कितना स्टॉक टेक ओवर कर लिया, वाई ने 1,42,000 रुपीज का स्टॉक क्या करा, टेक ओवर, मतलब सॉरी स्टॉक नहीं, असेट्स। वाई ने टोटल 1,42,000 के असेट्स टेक ओवर कर लिए। समझ में आया। तो पार्टनर वाई ये इन असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म को वाई से 1,42,000 लेने हैं। कैसे लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती तो करते हैं क्या, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,42,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,42,000। देखो ये पूरा। तो वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, रियलाइजेशन से। तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वाई के कॉलम में 1,42,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट और वाई के कॉलम में 1,42,000। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, वाई के कैपिटल से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो बाय वाई कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक प्लस सन्ड्री एसेट्स 1,42,000, स्टॉक प्लस सन्ड्री एसेट्स 1,42,000। समझ में आ गया क्या। पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ो क्या लिखा है, Z is to take over the remaining sundry asset at 90% of the book value। तो पहले तो ये पता लगाओ कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स बचे कितने हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था,
कि कुछ सन्ड्री एसेट्स कौन लेके जा रहा है, वाई लेके जा रहा है 72,000 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। तो पहले तो ये पता लगाओ कि वाई कितने रुपए के सन्ड्री, कितने रुपए के बुक वैल्यू के, कितने बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स वाई ले गया, फिर जो बाकी बचे हुए सन्ड्री एसेट्स है वो जेड लेके जाएगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि वाई जो सन्ड्री एसेट्स लेके गया उसकी बुक वैल्यू क्या थी। तो मैंने माना कि वाई जो सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है उसकी बुक वैल्यू, उसकी जो बुक वैल्यू एक्स होगी, तो बुक वैल्यू पे लेके नहीं गया, बुक वैल्यू से 10% कम पे लेके गया है। तो वी बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू से कितने पे लेके जा रहा है, 90% वैल्यू पे लेके जा रहा है। और ये 90% वैल्यू किसके बराबर है, 72,000 के बराबर है। तो बुक वैल्यू एसेट टेकन ओवर बाय वाई इज 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। यानी वाई जो सन्ड्री एसेट्स लेके गया है उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 रुपीज हो गई। बताओ बात समझ में आई क्या। अब टोटल सन्ड्री एसेट्स कितने हैं, 1,70,000 के टोटल सन्ड्री एसेट्स हैं, 1,70,000 की बुक वैल्यू के टोटल सन्ड्री एसेट्स हैं। इसमें से 80,000 के बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स कौन ले गया, इसमें से 80,000 के बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स वाई ले गया। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने बच गए, 90,000 रुपीज के रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स बच गए, जो कि जेड लेके जा रहा है, जो कि जेड लेके जा रहा है। बताओ बात समझ में आई क्या। और जेड ये रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कैसे लेके जा रहा है, एट 90%। तो 90,000 का 90%, तो 90,000 का 90% कितना होता है, 81,000 होता है। फर्दर लेस कह रहा है 1,000, यानी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स ये कितने में लेके जा रहा है, 80,000 रुपीज में लेके जा रहा है। समझ में आई क्या ये बात। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपर वे में, ढंग से, ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या कैलकुलेट करा कि वाई जो सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो वाई जो सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहे हैं उस बुक वैल्यू से 10% कम पे लेके जा रहे हैं, मतलब 90% वैल्यू पे लेके जा रहा है। और वो 90% वैल्यू किसके बराबर है, 72,000 के। यानी बुक वैल्यू सन्ड्री एसेट टेकन ओवर बाय वाई इज 72,000 इंटू 100/90, कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो वाई जो सन्ड्री एसेट्स लेके गया है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 80,000 है। तो बाकी रिमेनिंग कितने सन्ड्री एसेट बचे, टोटल सन्ड्री एसेट्स कितने हैं, 1,70,000 है। 1,70,000 की बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स हैं टोटल, उसमें से 80,000 के बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स वाई ले गया। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने बच गए, 90,000 के बच गए। तो ये जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हैं इसको कौन लेके जा रहा है, जेड लेके जा रहा है 90% वैल्यू पे। तो 90,000 का 90% होता है 81,000, लेस फर्दर 1,000 रुपये और कम करा, और यानी जेड जो सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है वो कितने पे लेके जा रहा है, कितने पे लेके जा रहा है, 80,000 रुपीज पे। बताओ समझ में आया क्या। लिखो इसको, ये लिखो वर्किंग नोट।
हो गया। लिखो एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। पार्टनरशिप फर्म को जेड जो असेट टेक ओवर कर रहा है उसका पैसा पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से लेना है। कैसे लेंगे? उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती तो करते हैं डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट और जेड के कॉलम में 80,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट और जेड के कॉलम में 80,000। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? जेड से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो बाय जेड कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सन्ड्री असेट्स 80,000, ब्रैकेट में सन्ड्री असेट्स 80,000। फिर क्या कह रहा है? जेड ने क्या करा है? इंटरेस्ट लोन जो है वो भी जेड ही पे कर देगा 300 रुपीज इंटरेस्ट ऐड करके, 300 का इंटरेस्ट ऐड करके। तो लोन कितना है? 15,000 का लोन है, तो इसमें 300 का इंटरेस्ट ऐड करके मतलब 15,300 का ये लोन है वो जेड पे करेगा। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म को ये पैसा अब जेड को देना है। कैसे देंगे? ये पैसा पार्टनरशिप फर्म जेड के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे जेड की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर ये जो लोन की नाम की लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 15,000 का लोन है, 300 इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,300 टू जेड कैपिटल अकाउंट 15,300, टू जेड कैपिटल अकाउंट 15,300। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू जेड कैपिटल अकाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट 15,300, 15,300। और जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? रियलाइजेशन से। तो यहाँ लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लोन 15,300, 15,300। समझ में आ गई क्या बात? अब आगे क्या कह रहा था? एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700। डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,700। क्या बताया था? दो चीजें चेक करनी है, कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है। कौन बियर कर रहा है क्वेश्चन में बता नहीं रखा, तो साइलेंस में क्या मानेंगे? इट इज बियर बाय पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा क्या चेक करना है? कौन पे कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये भी नहीं बता रखा कौन पे कर रहा है, तो साइलेंस में क्या मानेंगे? इट इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लिखो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,700, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,700 टू बैंक अकाउंट 2,700। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कराए, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,700, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,700। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,700, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,700। आगे बढ़ो। द रिमेनिंग डेटर वॉज सोल्ड बाय डेप्थ कलेक्शन एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग डेटर कितने बच गए? टोटल डेटर कितने थे? 2,42,000 के टोटल डेटर थे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा था कि 2,42,000 के डेटर में से 2 लाख के डेटर तो एक्स लेके जा रहा है। 2,42,000 के टोटल डेटर्स हैं, इनमें से 2 लाख के डेटर एक्स ले गया, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए? 42,000 के रिमेनिंग डेटर्स बच गए। क्या कह रहे हैं? इनसे कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है? 50%। तो 42,000 का 50% कितना होता है? 21,000 होता है। और चेक कर लो और कोई एसेट बचा क्या? डेटर का तो हो ही गया, स्टॉक हो गया ना। स्टॉक कौन ले गया था? वाई ले गया था। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर, फर्नीचर कौन ले गया था? एक्स ले गया था। और ये जो सन्ड्री असेट्स हैं कौन लेके गए थे? वाई और जेड ले गए।
हो गए सारे असेट्स, सारे असेट का सेटलमेंट हो गया। तो इन डेटर को सेल करने से कितना मिल रहा है 21,000। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,000। लिखो ये पूरा। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 21,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 21,000, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 21,000, ब्रैकेट में डेटर्स 21,000। अब आगे लिखा है 40,000 हैज टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कह रहे 40,000 पे करने किसके, वर्कमैन कंपनसेशन के 40,000 पे करने हैं। लाइबिलिटी चेक कर लो और रही क्या कोई लाइबिलिटी। 60,000 ये क्रेडिटर थे वो एक्स ने पे कर दिए, और ये जो लोन था, लोन किसने पे कर दिया, वाई ने लोन पे कर दिया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो ही गया, प्रोविजन का पेमेंट होता नहीं है, प्रोविजन का पेमेंट होता नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन है, इसका क्लेम पे करना है, 40,000 का क्लेम पे करना है वर्कमैन कंपनसेशन का। लिखो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000, टू बैंक अकाउंट 40,000। तो रियलाइजेशन को डेबिट किया है तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कंपनसेशन 40,000, टू बैंक अकाउंट कंपनसेशन 40,000, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कंपनसेशन 40,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कंपनसेशन 40,000। हो गया सारा क्वेश्चन कंप्लीट, सारे असेट्स का सेटलमेंट हो गया, सारी लाइबिलिटीज का सेटलमेंट हो गया। निकालो अब इस रियलाइजेशन का बैलेंस। इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 68,000, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है। तो रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है 68,000, क्या कहलाएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:1:1। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स 40,800, वाई 13,600, जेड 13,600। लिख लिया। इस लॉस को बांटने की एंट्री लिखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,800, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,800, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,600, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,600, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,600 to realization account 66,000, sorry 68, हाँ, to realization account 68,000, 68,000। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, रियलाइजेशन से। तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,800, 13,600 और 13,600।
अब यहाँ पे देखो एक्स का तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और वाई और जेड का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है फुल एंड फाइनल अमाउंट निकल के आ गया जो हमें एक्स को पे करना है। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट 1,04,200, 1,04,200। तो क्या एंट्री पास होगी पेमेंट करने की? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,04,200 to bank account 1,04,200 to bank account 1,04,200। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,04,200। उसके बाद ये जो वाई और जेड है इनका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है जो फुल एंड फाइनल अमाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से लेना है, जो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से लेना है। तो यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल रिसिप्ट 55,600 और 8,300। क्या एंट्री होगी अमाउंट लेने की? बैंक अकाउंट डेबिट 63,900, बैंक अकाउंट डेबिट 63,900 टू वाई कैपिटल अकाउंट 55,600 to Z capital account 8,300 to Z capital account 8,300। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करा है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू वाई कैपिटल अकाउंट 55,600 और टू जेड कैपिटल अकाउंट 8,300। और उसका टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 1,46,900, 1,46,900। समझ में आया क्या? देखो ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी वही रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना था। सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको बैंक बैलेंस गिवन है, इसमें के अंदर क्या गिवन है? बैंक बैलेंस गिवन है। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 15,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल है ये रिलेशन में जाएगा, स्टॉक रिलेशन में जाएगा, डेटर 40,000 पे रिलेशन में जाएगा, प्रोविजन को लाइबिलिटी मानते हुए रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर टाइपराइटर इन्वेस्टमेंट एक्रूड इनकम ये सब रिलेशन में ट्रांसफर होंगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू स्टॉक टू डेटर टू लैंड एंड बिल्डिंग टू फर्नीचर टू टाइपराइटर टू इन्वेस्टमेंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू बिल रिसीवेबल 12,000, to stock 40,000, to sundry debtor 40,000, to land and building 50,000, to furniture 10,000, to typewriter 7,000, to investment 30,000। और साथ में ये और आएगा टू एक्रूड इनकम 1,500, टू एक्रूड इनकम 1,500 ये और आ जाएगा, लिख लिया ना? टू एक्रूड इनकम कितना 1,500। उसके बाद फिर आपको क्रेडिटर दे रखे हैं, मिसेस एलो ने आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो क्रेडिटर रिलेशन में जाएगा, मिसेस एलो रिलेशन में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिलेशन में जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिलेशन में जाएगा, और असेट साइड में जो प्रोविजन है ये भी रिलेशन में जाएगा और रिजर्व बटेगा। तो एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट, मिसेस एक्स लोन डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय क्रेडिटर 30,000, बाय मिसेस एक्सलोन 20,000, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000, बाय प्रोविजन अकाउंट 4,000। रिजर्व को पार्टनर्स में बांटेंगे, एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा एक लाइन छोड़ के, बाय रिजर्व 3000 3000 3000। फिर आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे तो वो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 40,000 और 20,000। अब क्या कह रहा है, बिल रिसीवेबल रियलाइज एट 5% डिस्काउंट। तो बिल रिसीवेबल 12,000 है, 5% डिस्काउंट मतलब 5% कम मिला है। तो 12,000 का 5% 600 होता है, मतलब बिल रिसीवेबल से कितना मिला है, 11,400। उसके बाद आगे क्या लिखा है, डेटर्स वर ऑल गुड। तो डेटर्स कितने के हैं, 40,000 के। ऑल गुड मतलब डेटर से पूरा अमाउंट मिल गया 40,000। स्टॉक रियलाइज 32, स्टॉक से कितना मिलेगा 32। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 40% हायर देन बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, 50 का 40% 20,000 होता है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिलेगा 70,000 मिलेगा। फर्नीचर वॉज सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड करा 6,000 में, और 300 का ऑक्शन ने कमीशन चार्ज कर लिया, मतलब फर्नीचर को सेल करने से नेट कितना मिलेगा 5,700। उसके बाद लिखा है इन टाइपराइटर एक्स ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट सेल करे 25,000 में, और ब्रोकर को 2% कमीशन दे दिया। तो 25,000 का 2% 500 होता है ना, तो 25,000 में से 500 तो ब्रोकर ने ले लिया कमीशन, यानी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से नेट कितना मिला 24,500। समझ में आ गई बात। क्रेडिटर की, क्रेडिटर कह रहा है पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा है, कंपनसेशन की पे कर रहा है, कंपनसेशन पे करने को कह रहा है। हो गया। अब असेट चेक कर लो, बिल रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, सन्डी डेटर हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। टाइपराइटर के लिए कुछ नहीं बोला, टाइपराइटर के लिए कुछ बोला है क्या, क्या बोला है वो, अच्छा एक्स ले गया, ठीक है एक्स ले गया, हाँ टाइपराइटर एक्स लेके जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो ही गए, और एक्रूड इनकम जो है वो इंटेंजिबल है, तो उसके लिए कुछ नहीं कह रहा, मतलब उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। यानी इन असेट्स को सेल करने से आपको मिल रहा है 1,83,600। एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन असेट सोल्ड, और रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे बिल रिसेबल डेटर स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट। समझ में आगे बात। अब आगे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3, जो टाइपराइटर इट इज टेकन ओवर बाय एक्स। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000 5,000। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन एक्स में 5,000, और रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट टाइपराइटर 5,000। फिर आगे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट ये हो गया। पॉइंट नंबर 5, क्रेडिटर ने 10% कम एक्सेप्ट कर लिया। तो क्रेडिटर 30,000 के क्रेडिटर ने 10% कम ले रहे हैं, तो 30,000 का 10% 3,000 होता है, यानी क्रेडिटर कितने ले रहे हैं 27। उसके बाद मिसेस एक्स का लोन है, कुछ कह रहा है क्या मिसेस एक्स के लोन के लिए, तो बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पे कर दोगे, कितना 20,000। ठीक है क्या। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए कुछ कह रहा है क्या, कुछ नहीं कह रहा, तो ये भी बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पे हो जाएगी 8,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पेमेंट होता नहीं है, प्रोविजन का पेमेंट होता नहीं है। अब पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कंपनसेशन पे करना है 25,000 का एम्प्लॉय को, तो कंपनसेशन पे करना है 25,000 बस। टोटल लाइबिलिटी को कितना पे करना है 80,000। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। तो रियलाइजेशन की डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे, क्रेडिटर 27, मिसेज एक्स लोन 20, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8, और टू वर्कमैन कंपनसेशन 25, टोटल हो जाएगा 80। उसके बाद बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 80,000। बताओ समझ में आ गया क्या, बस और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब इसको एक बार अपना कंप्लीट करना, और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना होमवर्क में, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, ठीक है। चलिए।